नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजीव मिश्रा सभी लोगों का वेलकम करता हूं आज के इस बहुत ही प्यारे सेशन में। गुड इवनिंग टू ऑल द मेंबर्स। काइंडली मेक मी कंफर्म मेरा ऑडियो वीडियो दोनों ओके है कि नहीं टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। और जैसा कि आपको पता है, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 6 के बारे में, जो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है एवीएम का मॉडल 1। तो सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, जल्दी से इस लिंक को कॉपी करो और जहां जहां तक हो सके सभी मीडियम पे सेशन को शेयर कर दीजिए। और जितने भी विद्यार्थी चैनल में बैंकर्स मेरे भाई नए हैं, वो चैनल को क्या कर दो, लाइक और सब्सक्राइब कर दो सेशन को, ठीक है, जल्दी से भाई। सभी लोगों को राधे राधे, सभी लोगों को नमस्कार, सभी लोगों को गुड इवनिंग दोस्तों। आई होप मेरा ऑडियो वीडियो दोनों परफेक्ट है कि नहीं, सभी लोग परफेक्ट हैं। चलिए, तो सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिन्होंने कल का सेशन नहीं देखा एक बार जाके देखिएगा, क्योंकि कल का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन की बात करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, तो कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को जानना जरूरी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स के बारे में। कल हमने कुछ चर्चा की थी कल के क्लास में, बट आज हम थोड़ा बेहतर तरीके से चर्चा करेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे और क्या कैसे हमारे जो करंट रेट्स चल रहे हैं हम लोग उसको भी पूरा करेंगे, ठीक है, कि 2020-21 में हमारा जीडीपी रेट्स कितना है, किस सेक्टर्स का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, ये बहुत ही सब कुछ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने कल बात की थी कि हमारे इकोनॉमी की अगर मैं बात बोलूँ, तो हमारे इकोनॉमी की जो कंडीशन है वो दिन पे दिन कभी अच्छी और कभी खराब होती रही थी, और हम लोगों ने कल ये कवर किया भी है कि जो हमारा इकोनॉमी है उसमें आप देखिएगा, जो हमारा पीरियड जैसे 1950 से 80 के समय में रहा, उसमें हमारा जो जीडीपी रेट था वो कुछ और रहा। 1980 में हमारा जीडीपी रेट कुछ और रहा, यानी दैट मीन्स कहने का कहता है टिल वी गोट अवर इंडिपेंडेंस, जब हमें आज़ादी मिली 47 में, द पर कैपिटा जीडीपी इन इंडिया वॉज स्टैग्नेंट, तब से रुका रहा। द ट्रेंड ग्रोथ इन जीडीपी ड्यूरिंग द पीरियड वॉज 0.9% विथ पॉपुलेशन ग्रोइंग बाय अबाउट 0.8%। जरा सोचो, हम कहते थे कि हमारा जीडीपी रेट लगभग 0.9% है और हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी 0.8%, तो कुछ खास हम लोग बेहतर नहीं कर रहे थे, है ना। अब इस फिगर को आप देखिए, 2008 में हम सभी लोगों को पता है कि ग्लोबल क्राइसिस आई थी, पता होगा, लाइक अमेरिका में, रसिया में, चाइना में, हर जगह आई थी सब प्राइम क्राइसिस। और कुछ ऐसे भी बैंक थे, जैसे एक बहुत फेमस बैंक था लेमन ब्रदर्स बैंक, वो डिसॉल्व हो गया था, अमेरिका था, ठीक है। तो डिस्पाइट वेरियस मेजर टेकन बाय आरबीआई एंड द इंडियन गवर्नमेंट, द ग्रोथ रेट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, यानी बहुत सारे स्टेप उठाए गए, लेकिन तब भी जो ग्रोथ रेट हमारा है उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। आप देख रहे हो 9 10 में जो हमारा ग्रोथ रेट था वो था जीडीपी 7.1%, फिर था 6.8%, देन 6.5%, 5.1%, 6.6%, तब जाके 14 के बाद अगर आप देखोगे थोड़ी सी इकोनॉमी जो हमारी है वो बेहतर हुई। बट कोविड-19 में फिर हमारी इकोनॉमी और कोलैप्स करने लगी। फिर अगर आपको पता होगा कि हमारा जीडीपी जो कोविड-19 में वो चला गया था -23 जीडीपी, यानी कि लगभग हम लोग नेगेटिव में चले गए थे हमारा टोटल जीडीपी। अब जरा देखिए, हमने कल चर्चा की थी कि अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी के सेक्टर्स के बारे में, तो एक तो हमारा सेक्टर कहता है प्राइमरी, एक हमारा कहता है सेकेंडरी और एक हमारा कहता है टर्सरी। Those who are natural resources comes under the primary sector. Those who are manufacturing made by we are industrial maker comes under secondary sector, and those who are individual trade like service sector comes under tertiary sector. तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा कि हमारी इकोनॉमी के जो सेक्टर्स हैं वो बेसिकली 3 है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। हम सारा काम करते हैं सेकेंडरी में, हम कंपनी स्टार्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बेचते हैं, सारा काम करते हैं किसमें, सेकेंडरी में। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके सामने है कि मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन का हमारे जीडीपी में आता है ये कौन से सेक्टर से आता है। तो याद रखना, नंबर 1 पे हमारा टर्सरी सेक्टर है, नंबर 2 पे हमारा सेकेंडरी सेक्टर है,
और नंबर 3 पे हमारा क्या है, विच इज नोन एज द प्राइमरी सेक्टर। यानी हम कह सकते हैं हमारा एग्रीकल्चर सबसे लो है, उसके बाद उसके पहले मैन्युफैक्चरिंग है, और सबसे बेहतर क्या हमारा टर्सरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर। चलो, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि मैं अब बताने वाला हूं आपको ग्रोथ रेट, यानी हमारा ग्रोथ रेट कितना रहा, कैसे रहा, जरा इसको समझिएगा ध्यान से। कहता है द शेयर ऑफ वेरियस सेक्टर इन जीवीए। अभी मैं डिफरेंस आपको बताऊंगा कि सर जीबीए और जीडीपी क्या होता है ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर इज गिवन। जैसे अभी आपके सामने जो डेटा है, ये डेटा है 15, 16, 16, 17, 17, 18 का, लेकिन मैं आपको डेटा दूंगा 2021 तक का। ठीक है, आप देख रहे हो कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग, जो कि हम लोग ने अभी पीछे पढ़ा, ये आता है प्राइमरी सेक्टर में। 15% में ग्रोथ रेट रही थी इसमें, 17.7%, फिर थोड़ा सा इंक्रीज किया 16-17 में, फिर थोड़ा सा डाउन हो गया 17-18। लगभग मोरलोस अगर मैं बोलूं तो ये जो ग्रोथ रेट रहा था ये रहा 17 to 18% के बीच, ये इसका कैप एरिया था। अगर मैं बात करता हूं दूसरा सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रियल की बात करता हूं, तो आप देख रहे हो लगभग 29.8%, लगभग 29.3%, लगभग 29.9, लगभग मोरलोस अगर मैं बोलूं तो यह 29-30 के रेंज में रहा। ठीक है, और तीसरा हमारा रहता है सर्विस सेक्टर। तीसरा हमारा क्या रहता है, सर्विस सेक्टर। देखो 52.5%, 52.8%, 53.9%, यानी आप देख रहे हैं जो मैक्सिमम पार्ट हमारे इकोनॉमी के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है किसका आता है, सर्विस सेक्टर का। कभी कभी एक बात और भी मैं बताना चाहता हूँ सभी बैंकरों को कि एग्जाम में ना कभी कभी पूछता है डेटा फॉर केस स्टडी का, और आप जो भी डेटा नोट डाउन करें या जो भी डेटा निकालते हैं वो याद रखना कहाँ से निकालिएगा, PIB से, जिसको कहते हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। यहां से फायदा क्या है, जब डेटा निकालोगे वो डेटा कभी गलत नहीं हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। चलिए, अब आप जरा ये भी समझ लीजिए कि सर जीडीपी क्या होता है, सर जीएनपी क्या होता है। कहीं ना कहीं ये भी बहुत ज्यादा समझना आपके लिए जरूरी है। तो जरा देखिए, मेरे हाथ में मार्कर है, इस मार्कर का एक होगा फाइनल वैल्यू, इस मार्कर का होगा एक फाइनल वैल्यू, और जिसका उत्पादन हमारे देश के ज्योग्राफिकल एरिया में हुआ हो उसे हम जीडीपी कहते हैं। मतलब आपको पता हो, इंडिया में अगर मैं बोलूं तो किसी भी वस्तु और सर्विसेज का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसका फाइनल वैल्यू ही कहलाता है देश का जीडीपी। क्या कहलाता है, देश का जीडीपी। यानी ये हो गया किसके लिए, उत्पादन होना जरूरी है, नंबर 1। अब जरा यहां से देखिए, कहता है द डिफरेंस बिटवीन जीबीए एंड जीडीपी। तो जीबीए क्या होता है, इसको कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जीबीए इज द वैल्यू एडेड, किसमें, किसी भी प्रोडक्ट में, टू एनहेंस द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। यानी दैट मीन्स कहने का समझना, इस मार्कर को बनाने के बाद उसमें कैप लगाया गया। अब इस कैप लगाने से क्या हुआ, इसकी वैल्यू इनहेंस हो गई। अब जो वैल्यू इसकी इनहेंस हो गई, लेकिन जो कैप का उत्पादन हुआ वो हमारे देश में नहीं हुआ। तो ये जो टोटल वैल्यू निकल के आई ना, दिस इज कॉल्ड जीवीए। यानी कि किसी भी गुड्स में जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऐड होता है किसी भी पर्सपेक्ट के लिए अगर मैं बोलूं तो उससे हम लोग कहते हैं, उसकी जो वैल्यू निकलती है उसको हम लोग कहते हैं जीवीए वैल्यू। जीवीए याद रखना टोटल वैल्यू होती है किसी भी फाइनल गुड्स की, उसका जरूरी नहीं कि उसमें वो वैल्यू भी शामिल हो जिसका उत्पादन हुआ। अब जरा देखो जीडीपी क्या है। जीडीपी क्या कहता है, वस्तु का उत्पादन हमारे देश में ही होना चाहिए। यानी इंडिया में वैसा कोई भी गुड्स सर्विसेज जिसका उत्पादन हमारे देश में हुआ है उसे हम लोग कहते हैं जीडीपी। हम सभी लोगों को पता होगा 12 नॉटिकल माइल समुद्र में ये जो एरिया है ये इंडिया का एरिया है। यानी ये जो वाटर एरिया है वो किसका है, इंडिया का है। तो आई होप आज के बाद कभी डाउट नहीं होगा इस मार्कर के
में कुछ और प्रोडक्ट ऐड किया जाए और इसकी जो वैल्यू निकल गई, दिस इज कॉल्ड जीवी। और जिस प्राइस पर हमने इसको मार्केट से खरीदा, जो था इसका फाइनल गुड्स, वो कहलाता है क्या, जीडीपी, क्योंकि इसका उत्पादन कहाँ हुआ, हमारे देश में। आई होप, मुझे लगता है कि यहां तक किसी को भी डाउट समझने में नहीं होगा। मुझे बताइए कमेंट करके जरा जल्दी से। ये आज मैं कमेंट आपके नहीं पढ़ पा रहा हूँ ड्यू टू जो क्लासेस हमारी है प्री डिफाइन है, इस कारण से मैं आपके आज कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ। ओके, चलो आगे देखो। अब जो मैं सामने बताने वाला हूं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे टोटल जीडीपी में, हमारे टोटल जीडीपी में कौन से सेक्टर का ग्रोथ रेट कितना परसेंट कितना रहा, कंट्रीब्यूशन, जरा आप वो देख लीजिए। और सर ये डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं 2020-21 का। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं डेटा, वो दिखा रहा हूं 2022 और 21 का। यानी हम कह सकते हैं कि 2020 और 2021 में हमारे टोटल जीडीपी में किसका कितना कंट्रीब्यूशन था, वो जरा पता कर लेते हैं, है ना। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल एग्रीकल्चर का। तो आप देख रहे हो ये लगभग 20.19% है, ठीक है, ओके। अब अगर बात करते हैं हमारे टोटल इंडस्ट्री का, तो आपको दिख रहा है ये करीब 25.92% है, जिसमें क्या क्या है, इसमें एक हमारा माइनिंग है, इसमें क्या क्या है, इसमें एक हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें क्या क्या है, इसमें एक हमारा इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई है। दैट मीन्स जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो भी हम उत्पादन करते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन ही क्यों ना हो, उन सबको मिला लो तो आता है 25.92% कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब जरा देखो, डिफेंस हो गया हमारा, सर्विस सेक्टर हो गया, है ना, फाइनेंशियल हो गया, रियल एस्टेट बिजनेस हो गया, ट्रेड हो गया, होटल हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ब्रॉडकास्टिंग हो गया, आपका बैंकिंग हो गया, है ना। ये सारा जो अगर मैं बोलूं, ये सारा किस में आता है, ये सारा आता है सर्विस सेक्टर में। और आप देख रहे हो इनका जो कंट्रीब्यूशन है, वह कंट्रीब्यूशन है करीब 53.89%। यानी हम कह सकते हैं कि मोरल लॉस अगर मैं बोलूं तो 54% लगभग सर्विस का आ गया, लगभग 21% आ गया किसका, आपका एग्रीकल्चर का, और लगभग 26% हमारा आ गया किसका, हमारा इंडस्ट्री का। यानी याद नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी आपको याद हो गया हो, है ना, ऐसा मैं मान के चलता हूं। चलिए आगे चलते हैं। अब जो मैं दिखाने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए दोस्तों। जरा देखिए, हमारे सामने एक है एग्रीकल्चर नंबर 1, हमारे सामने दूसरा है इंडस्ट्रियल, और हमारे सामने तीसरा है जिसको कहते हैं सर्विस सेक्टर। और जो मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं, साफ साफ लिखा हुआ है जीवीए इन 2021 रुपीज इन करोड़। और शायद यहां दिख रहा होगा आपको टोटल परसेंटेज, कि टोटल परसेंटेज कितना रहा इस साल, है ना। अब जरा देखो, अगर मैं बोलूं तो टोटल परसेंट कितना रहा, 16.38% इन द एग्रीकल्चर सेक्टर्स का। इंडस्ट्री का कितना है, 29.34% है, और सर्विस का कितना है, लगभग 54.27%। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज हमारा जीवीए कहलाता है। मतलब इसमें वो सारा भी ऐड है जिसको हमने ऐड करना पड़ा उस प्रोडक्ट को और एनहेंस करने के लिए। तो दिस इज कॉल्ड, ये जो डेटा आपको दिखा रहा हूं करंट दिखा रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, है ना। अब जरा इसको ऐसे पढ़िए कि हमारी इकोनॉमी में जो प्राइमरी सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, हमारे देश में जो सेकेंडरी है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, और हमारे देश में जो टर्सरी है
उसका कितना कंट्रीब्यूशन है। तो आप देख रहे हैं चाहे प्राइमरी बोले, इसमें दो पार्ट आता है, एक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, और माइनिंग भी याद रखना, कोल माइनिंग, डायमंड माइनिंग भी किसमें आता है, क्योंकि ये सारा याद रखना नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ये सारा क्या है, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको हमने बनाया, वो सारा सेकेंडरी में आता है। और जो ट्रेड हो गया, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, अदर, ये सारा किस में आता है, सेवा का। और इनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है हमारे टोटल जीडीपी में। चल आगे आते हैं। अब कुछ जरा अपने देश में रिफॉर्म को हम लोग याद कर लेते हैं, जो हम लोग को याद करना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कैसे, जरा समझना। अगर आपको याद होगा, हमारे देश में अगर मैं बोलूं आपको कि 1992 में ही हमारे देश में हर्षद मेहता स्कैम हुआ था। हर्षद मेहता स्कैम हुआ था। हमारे देश में जो इकोनॉमी है वो एलपीजी मॉडल पे आ गई थी, यानी कि लिबराइज, प्राइवेटाइज और ग्लोबलाइज्ड। हमने थोड़ा सा फेरा को आज़ाद करने की कोशिश की थी और इसकी जगह क्या आ गया था हमारे देश में, इसका नाम है फेमा। कहीं ना कहीं जो 90 का समय था ना, वो बहुत ही ज़्यादा रिफॉर्मिंग वाला था, पार्टी एज वेल एज माई, मेरे लिए है ना। अगर देखा जाए, कहता है द इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्टेड हमारे देश में कब से हुआ, 1991 से। ये याद रखना है सभी को। रियल सेक्टर पॉलिसी मेजर मेनली फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन अर्ली स्टेज ऑफ रिफॉर्म प्रोसेस। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969। मतलब अगर आपको याद होगा, आपके बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था पहली बार 69 में, जिसमें करीब 14 बैंक शामिल थे। और इसी साल के कुछ साल बाद फिर हुआ था 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण, और टोटल हो गए थे 20, जिसमें से एक तो भाग गया था न्यू बैंक ऑफ इंडिया, और ये कहाँ भाग गया था, पीएनबी में, जो कि पीएनबी तब लाहौर में हुआ करती थी। दूसरा आपको देखा होगा कि जब हमारे देश में किसान आंदोलन हुआ था, उसमें एक टर्म बहुत ही ज्यादा उछाला गया था, और उछाला क्या गया था, उसका नाम है दिस वन। इसको कहते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड मार्केट कमिटी एक्ट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा, और इसको हम लोग कहते हैं एपीएमसी एक्ट। जैसे आपने सुना होगा एमएसपी का दाम, ये भी यहीं से डिसाइड होता है, क्या हो, कितना हो, कैसे होना चाहिए, और ये रिपोर्ट भेजते हैं किसको, उस कंसर्न मिनिस्ट्री को, और कंसर्न मिनिस्ट्री कहता है कि सब कुछ ठीक है, अब इसको हम लागू करने की कोशिश करते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एपीएमसी क्यों बना, पहले इसको समझ लेते हैं। इन ईच स्टेट, यानी हर स्टेट में एपीएमसी का एक ऑफिस होगा जो कि काम करेगा नाबार्ड के अंतर्गत में। और नाबार्ड की बात अगर बोले, नाबार्ड के बिहाफ में काम कौन करेगा, उस वहां के स्टेट के बारे में, है ना, जरा समझिएगा। यानी कि हमारे देश में ये एपीएमसी जो है वो हर जगह है। ये क्या है, ये हर जगह है दोस्तों, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मंडी का नाम सुना होगा आपने, जहां पे सामान को बेचा जाता है, तो ये मंडी का वाला काम करता है, आप इसको ऐसे समझो। दिस वॉज अमेंडेड एंड परमिटिंग द फार्मर टू bypass the mandatory requirement of regulated market essential commodity act। ये एक्चुअली हमारे देश में एक एक्ट है। ये एक्ट क्या है, जरा समझ लीजिए, जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था किसान बिल के समय। हमारे देश में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसका आप भंडारण नहीं कर सकते हैं, जिसको आप होर्डिंग नहीं कर सकते हैं, अगर वह खाद की वस्तुएं हैं तो वैसे वस्तुओं को इसेंशियल
कमोडिटी एक्ट में रखा जाता है। इसका पर्पस क्या होता है कि कैसा भी समय आ जाए हमारे इकोनॉमी उसके प्राइस को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, और वो सब आता है किसमें, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में दोस्तों। ठीक है, इसमें कुछ बदलाव किए गए। अब अगर मैं बोलूं इसमें कुछ, अगर मैं देखूं तो कहता है, जो कहता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजाइन ए मॉडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। समझिएगा, आगे चलकर 2003 में इसका नया नामकरण किया गया, इसका नया नॉमिनेशन हुआ, इसका नाम था एपीएमसी एक्ट इन 2010 एज ए फर्स्ट अटेम्प्ट टू, ये क्या था, पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट टू ब्रिंग रिफॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर मार्केट। अगर आपको पता होगा हमारे देश में बहुत ज़्यादा घपलाबाजी थी, अगर मैं बोलूँ तो एग्रीकल्चर मार्केट में, उसको मॉनिटर करना, उसको देखने, सारा काम कर रही थी कौन, हमारी एपीएमसी, जो कि हमारे देश में एक्टिव हो चुकी थी। कहता है प्रोविजंस अंडर दिस एक्ट वर न्यू मार्केट चैनल अदर देन एपीएमसी मार्केट, प्राइवेट होलसेल मार्केट, इसने सबको आजादी दी थी, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगर हम बात करते हैं आगे की, कि हमारे देश में ना बहुत सारे रिफॉर्म हुए थे, बहुत सारे क्या हुए थे, रिफॉर्म हुए थे। अगर मैं रिफॉर्म के बारे में बोलूं, दिख रहा होगा आपको, एक सामने लिखा है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स हैव बीन अराइव्ड आउट इन अकॉर्डिंग टू द देयर रिकमेंडेशन मेड बाय बेसिकली 3 कमिटी। हमारे देश में जब ये समय आया था 1992 का ना, तो कुछ कमिटीज बहुत जल्दी से बनाई गई थी कैपिटल हमारी इकोनॉमी को रिफॉर्म करने की, जिसमें सबसे फेमस कमिटी थी जो 2 बार बनाई गई थी, एक बार 1992 में और एक बार 1998 में, और दोनों ही वक्त कौन थे, हमारे देश के नरसिम्हन कमिटी, इनकी देख रेख में कमिटी बनाई गई थी। दोनों का उद्देश्य क्या था, हमारी फाइनेंशियल सेक्टर को रिफॉर्म करना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो सामने दिख रहा है आपको, एच खान कमिटी रिपोर्ट। इसीलिए हमारे देश में किसान क्रेडिट कार्ड को भी, इसको कहते हैं केसीसी, इसको भी इंट्रोड्यूस करवाया था हमारे देश में 1998 में। तो खान रिपोर्ट ऑफ द वर्किंग ग्रुप फॉर हार्मोनाइज्ड द रोल एंड ऑपरेशन ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक रिफॉर्म इन फाइनेंशियल सेक्टर। मतलब कहने का, इस खान साहब ने साफ साफ बोला था कि अगर आपको अपने इकोनॉमी के तरीके को बदलना है, आपको अपने हाथों को खोलना होगा, आपको लोगों पर भरोसा करना होगा। इसमें बहुत सारे बैंक रिफॉर्म हुए, बहुत सारे कंपनी रिफॉर्म हुई, और हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से होना स्टार्ट कर दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द खान रिपोर्ट। जब भी कभी पूछे कि बताइए माइक्रो फाइनेंस का फादर कौन है, तो हम क्या कहेंगे, खान भाई, खान रिपोर्ट की बात करते हैं, है ना। चलिए अब जरा कुछ बेसिक्स हम लोग परिभाषाओं को समझ ले, जो कहीं ना कहीं इस टॉपिक के इर्द गिर्द घूमती रहती है। जैसे सबसे पहला IRS, ये क्या है, इसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप। अब ये क्या होता है जरा इसको भी समझ लीजिए। एज इंटरेस्ट रेट स्वैप एक इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव है, मैंने पढ़ाया था ना आपको, याद होगा आपको, डेरिवेटिव मैंने पढ़ाया था। जैसे मान लो हमारे खेत में शुगर कैन हुआ, गन्ना हुआ, है ना, शुगर केन हुआ, और अगर मैं बोलूं तो इसी शुगर से बनती है सुगर, इस गन्ने से क्या बनती है, शुगर। तो कह सकते हैं शुगर का जो अंडरलाइन एसिड था वो क्या था, गन्ना। और याद रखना जो ये शुगर बना इस गन्ने से, ये इसका हो गया डेरिवेटिव प्रोडक्ट। मैं फिर से कहता हूं, शुगर जिससे बना उसको कहा नाम दिया गया कि अंडरलाइन एसिड से, वो खत्म हो गया। अब शुगर जो है वो शुगर को नाम क्या दिया जाए,
उसको नाम दिया जाए क्या, दिस इज कॉल्ड, अगर मैं बोलूं इसको नाम दिया गया डेरिवेटिव प्रोडक्ट। अरे इसकी वैल्यू क्या हुई, डिराइव हुई किससे, हमारे पहले के पार्ट से। ठीक है। FRA जिसका नाम है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, एक ऐसा रेट एग्रीमेंट जो कि फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टी टू एक्सचेंज इंटरेस्ट पेमेंट फॉर ए नेशनल प्रिंसिपल अमाउंट ऑन सेटलमेंट डेट। बहुत ही प्यारी बात कही है। क्या जो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स होता है ना, ये बेसिकली दो चीजों पर निर्भर करती है और उसके बिहाफ पे डिसीजन होता है। जैसा सिचुएशन वैसा डिसीजन होता है, उसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अभी आगे वो भी देखेंगे। तो यहां दो लाइन तो शायद क्लियर हो गया होगा, है ना। द फर्स्ट IRS किसे कहते हैं, इंटरेस्ट रेट स्वैप की बात करते हैं, और दूसरा FRA किसे कहते हैं, इसको कहते हैं फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। आई होप अब तो सबका क्लियर हो गया होगा, किसी को डाउट नहीं होगा। मेक मी कंफर्म, मुझे बताइए। चलिए आगे आते हैं। अब टुमारो इसका प्राइस क्या होगा, आई डोंट नो नथिंग। तो क्यों ना हम आज ही एग्रीमेंट कर लें हम दूसरे के बीच में। तो ये जो मैंने किया, दिस इज कॉल्ड फ्यूचर ट्रेडिंग, वायदा कारोबार। और याद रखना है सबसे ज्यादा होता है हमारे कमोडिटी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, गोल्ड मार्केट में। जहां इसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है ये वहां घुस जाता है ना। अब जरा समझिए, कहता है ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या होता है, खरीदना और बेचना किसी भी अंडरलाइन एसेट्स को, किसके लिए, एक सर्टेन प्राइस के बेस पर और सर्टेन टाइम के हिसाब से। मैं फिर से बोल रहा हूं, फ्यूचर इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू बाय एंड सेल द अंडरलाइन एसेट्स फॉर ए स्पेसिफिक प्राइस एट प्री डिटरमाइंड टाइम। इफ यू बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इट मीन्स दैट यू प्रॉमिस, जैसे आपने उसमें क्या कहा, आपने उसमें ये कहा कि जैसे अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई समझौता किया इन द नेम ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो आपने क्या कहा, इफ यू सेल ए फ्यूचर यू इफेक्टिवली मेक ए प्रॉमिस टू ट्रांसफर द एसेट्स टू द बायर ऑफ द फ्यूचर एट ए स्पेसिफिक प्राइस एट पर्टिकुलर टाइम। याद रखना, जब भी कहीं देखना फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में तो वहां चार चीज जरूर होगी। पहला बायर, दूसरा सेलर, तीसरा प्राइस और चौथा एक्सपायरी। अगर ये चार चीजें हैं तब तो आप सही तरीके से आगे बढ़ रहे हो, और अगर ये चार चीजें नहीं हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो आने वाली है। चलिए, सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एसेट्स ऑन विच फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर अवेलेबल। अगर हमको वायदा कारोबार करना है, फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, तो हमारे पास है क्या जिसके बिहाफ पर हम ये चुनाव लड़ पाए फ्यूचर की बात। तो जरा देखना, एक टर्म आता है बेसिस। क्या टर्म आया, बेसिस। ये क्या है जरा समझ लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ द अंडरलाइन एसेट्स इन द स्पॉट मार्केट एंड द फ्यूचर कॉल मार्केट इज कॉल्ड बेसिस। फिर से मैं समझ, द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ द अंडरलाइन एसेट्स इन द स्पॉट मार्केट and the future market is called basis. As a spot market, a market for immediate delivery, जहां पर तो वस्तुएं बिकती है उसे हम लोग कहते हैं बेसिक। बोले तो उसका नाम रखा गया क्या, याद रखिएगा, उसका नाम रखा गया मार्केट फॉर इमीडिएट डिलीवरी। अब जरा आगे देखो, मुझे बताओ तीन चीज बड़ी जल्दी से। हमारे देश में जो एक संस्था है जो सबको कुछ मॉनिटर करती है, उसका नाम है NPCI, जो कि 2008 को बनी थी, जो कि 2008 को कंपनी ये बनी थी। और याद रखना, ये जो काम करता है, जैसे आप सुने होंगे आप इंडिया में एक तो होता है NEFT और एक बेसिक होता है जिसको कहते हैं RTGS। क्या होता है, RTGS। अब जरा ध्यान से इसको सुनना, बहुत केयरफुली होगा।
इन दोनों के अलावा आप इंडिया में जिस भी माध्यम से पैसा भेजते हो और जितना भेजते हो, उन सबको जो करेगा मॉनिटर, उसका नाम क्या है? उसका नाम है, याद रखना, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। और इसी के लिए स्थापना की गई थी आपकी, इसका नाम है एनपीसीआई। और याद रखना अगर हो सके तो, कि जो एनपीसीआई है उसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है, और ये सारे पेमेंट गेटवे वाले काम करता है। बट इसमें कभी भी गली में मत जाना कपड़े के लिए, ठीक है? चलिए आगे देखिए। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये इसके साथ आप बहुत ज्यादा होंगे फैमिलियर। ये मुझे पूरा भरोसा है कि आप होंगे बहुत ज्यादा फैमिलियर। क्यों? क्योंकि आप तो दिन भर ये काम ही करते हैं। जैसे आपको हम थोड़ा अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत ऐसे बैंकर हैं जो चीजों को समझ पाते हैं इजी लैंग्वेज में। मान लो फॉर एग्जाम्पल, एक पल के लिए, कि फॉर एग्जाम्पल मेरा अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में और आपका अकाउंट है एसबीआई में। अब मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है कि हम एचडीएफसी बैंक से कैसा पैसा भेजते हैं एसबीआई में, ठीक है? तो सपोज मैंने आपको एक चेक दिया और ये चेक है 5 लाख रुपए का। अब क्या होगा? आप ये चेक लेके जाओगे अपने बैंक में और बैंक वाले क्या करेंगे? उस चेक को भेजेंगे मेरे पास कोरियर। फिर मैं करूंगा वेरीफाई कि यस, यह राशि निकालने की अनुमति मैं ही दी थी, मैं ही दिया था। उसके बाद जाएगा आपके पास, तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो कहने के जो पेमेंट में प्रोसेस में देरी हो रही थी, बहुत ज्यादा हो रही थी, उसको सही करने के लिए याद रखना 2010 में एज पर द आरबीआई गाइडलाइन हमारे देश में सीटीएस चेक लागू कर दिया गया। मतलब इसमें क्या होगा? अब अगर मान लो आप चेक लेके जाते हो बैंक की ब्रांच में, तो चेक इसके इमेज को इसके फिजिकल अपीयरेंस को कोरियर नहीं करती है, इसको बस इमेज कर इसके स्कैन करेगी और इमेज को भेजेगी मेरे बैंक के पास वेरीफाई करने के लिए क्या मेरे अकाउंट, मेरे बैंक में इनका अकाउंट है कि नहीं, और अगर है तो फिर वो काम खत्म। तो फिजिकल मूवमेंट ऑफ चेक को रोकना और सारा काम होना ऑनलाइन, दिस इज कॉल्ड सीटीएस सिस्टम। दिस इज कॉल्ड सीटीएस सिस्टम। देखिए सामने है ये कैसे प्रोसेस होता है, कैसे जाता है क्लियरिंग हाउस में, फिर गया आपके अकाउंट में पैसा और वो हो गया क्रेडिट। एक टर्म आता है कि सरकारी प्रतिभूति क्या होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है। तो एक ऐसा मार्केट जिसको हम लोग ये कहते हैं, जिसको कहते हैं गिल्ट एज मार्केट। जिस भी बाजार में इसकी खरीद बिक्री होती है उसे कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और जहां ये होता है उसे कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। इतना तो समझ में आ ही गया होगा, है ना? तो कहता है जी सिक्योरिटीज इज ए मार्केट ऑक्शन रिलेटेड टू इंस्ट्रूमेंट एंड दे आर पेड बाय, उसको किसके द्वारा पेड किया गया? पे बाय वेजेस एंड मीन्स एडवांसेस ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन, ठीक है? गरीबी क्या है? बहुत ही शानदार तरीके से अमृत सेन ने बताया था गरीबी के लिए, और इसके लिए उनको मिल गया था नोबेल का प्राइज 1998 में, ठीक है? क्या था जरा सुनना पसंद करोगे? मुझे बताओ क्या था, सुनना पसंद करोगे आप लोग? सभी लोग बताओ, अगर करोगे तो बिल्कुल मैं बता दूंगा। अमृत सेन जी ने एक बात बड़ी अच्छे से बोली थी कि सर जीडीपी कह लो, जीएनपी कह लो, या कह लो पर कैपिटा इनकम, ठीक है? ये याद रखना हमेशा बहुत। इसमें टर्म आता है
गिरनी कोफिशिएंट, अब ये क्या है, कैसे इसको समझते हैं कि गिरनी कोफिशिएंट क्या होती है। जरा देखिए, द गिरनी कोफिशिएंट, इसको इन्वेंट किया इटली के एक यूनिट ने जिसका नाम था कोराडो गिनी। क्या नाम था? कोराडो गिनी। इसमें क्या कहा गया है कि इज ए मेंबर, इज ए नंबर बिटवीन 0 एंड 1, यानी कि हम कह सकते हैं कि 0 से लेकर 1 के बीच में अगर मैं बोलूं तो डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन गिवन सोसाइटी। मतलब बेसिकली इसका ये कहना है अगर विकास होता है तो ये आप दिखाते तो हो 10%, और तब भी हमारे देश में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम बहुत पीछे हैं। ओके, ये क्लियर हुआ सभी लोगों को? अब जरा ध्यान से देखिए क्या कहता है, द कोफिशिएंट वुड रजिस्टर 0, इसको हम मानते हैं कि इस फॉर्म में है, 0 के फॉर्म में, फॉर सोसाइटी इन विच ईच मेंबर रिसीव एग्जैक्टली द सेम इनकम एंड इट वुड रजिस्टर ए कोएफिशिएंट ऑफ 1। मतलब 10 में 1 भाग जो होगा वह आपका काम का नहीं होगा, जिसे हम गिनी कोएफिशिएंट कहते हैं। If one member got all the income and rest got nothing, तो ये थोड़ा ना हमारे देश के जीडीपी है। और इसी गिनी कोएफिशिएंट के मारे अमृत सेन को 1998 में मिला था गॉबल का प्राइज। चलो अगला क्या है, जरा इसको ध्यान से देखिए। कोबलो तो आप जानते ही होंगे, कोबलो क्या होती है? C फॉर सेंट्रलाइज, B for borrowing, L for lending और O for obligation. The collateralized borrowing and lending obligation market is a money market. यानी जहां पर जिस बाजार में ये सारा काम होगा उसे हम लोग कहेंगे मनी मार्केट, या हिंदी में इसको कहेंगे मुद्रा बाजार। क्या कहेंगे? मुद्रा बाजार। क्या कहेंगे हम लोग? मुद्रा बाजार, मुद्रा बाजार। ठीक है। इन द कोबलो मार्केट फाइनेंशियल एंटिटी कैन अवेल शॉर्ट टर्म लोन्स बाय प्रोवाइडिंग प्रिस्क्राइब्ड सिक्योरिटीज एज कोलेट्रल। समझ रहे हैं? इन टर्म्स ऑफ फंक्शनिंग एंड ऑब्जेक्टिव द CBLO मार्केट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द कॉल मनी मार्केट। सर आप लोगों को पता होगा कि कॉल मनी मार्केट कहते किसको है ना? कि कॉल मनी मार्केट हम लोग किसको कहते हैं? इन टर्म्स ऑफ फंक्शनिंग एंड ऑब्जेक्टिव द कोबलो मार्केट इज ए ऑलमोस्ट सिमिलर टू द कॉल मनी मार्केट। याद रखना, इंडिया में कोई भी वैसा बैंक जो अपने मिनिमम बैलेंस को पूरा करने के लिए दूसरे बैंक से उधार लेता है, दैट मार्केट बी नोन एज द कॉल मनी मार्केट। दैट मार्केट बी नोन एज द कॉल मनी मार्केट। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात याद रखना, मार्केट से पैसा उठाने के ना 50 तरीके। अब मैटर ये करता है कि कौन से तरीके को हम लोग एज्यूम करते हैं। जैसे एग्जांपल, एक पेपर है कमर्शियल पेपर, जिसको हमारे देश में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना वह ऑफर दे रही है इसको वहां से पैसा लेने के लिए। यानी कि CP एक ऐसा डेट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है जो बेसिकली हाईली रेटेड कंपनियां जारी करती है मार्केट से पैसा बोरो करने के लिए, उठाने के लिए। यानी एक प्रकार का, याद रखना, एक डेट इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। ये सब कहना किसकी बातें हैं? तो याद रखना, CP एक ऐसा पेपर है जिसको बड़ी बड़ी कंपनियां जारी करती हैं और मार्केट से पैसा उठा लेती है। याद रखना, मिनिमम CP जारी होता है 5 लाख में और मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है। ठीक है। इन पेपर्स को, इन सिक्योरिटीज को बेसिकली डिस्काउंट बेसिस
पर जारी होता है। जैसे मान लो हमारे पास लिखा हुआ है सीपी, हमारे पास लिखा है सीपी और इस पे लिखा हुआ है 25,000 रुपीज, तो हमको देना है सिर्फ 22,500। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, वो होगा आपका प्रॉफिट। सपोज आपने पैसा दिया, निवेश किया 90 दिनों के लिए, तो 90 दिनों के बाद जो आपको रिटर्न मिला, ये हुआ आपका प्रॉफिट और आपको पूरा मिलेगा फेस वैल्यू। ओके, सीपी हो, फ्यूचर हो, फॉरवर्ड हो, स्वैप हो, सारा याद रखना मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, जिस मार्केट को हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चलाती है। तो याद रखना, सीपी को कोई भी जारी करके मार्केट से पैसा उठा सकता है। अगला, अब यही काम अगर बैंक करे तो उसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। समझना, जब इंडिया में कोई भी बैंक अपने मनी को रेज करने के लिए एक पेपर जारी करती है जिसे हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहते हैं। मेरा यहाँ एक क्वेश्चन है उन विद्यार्थियों से, उन बैंकरों से जो सेशन को देख रहे हैं, आप वीडियो खत्म होने के बाद मुझे बताना कि इंडिया में सीडी क्या आरआरबी इशू कर सकती हैं, यानी कि रीजनल रूरल बैंक क्या आरआरबी इशू कर सकती है सीडी के बारे में। ये आपका टास्क है, ये होमवर्क है जो आपको बताना है इस वीडियो के नीचे में जाके, ठीक है। मिनिमम 7 डेज के लिए, मैक्सिमम 364 डेज के लिए और 1 लाख रुपए के मल्टीपल में ये जारी होता है, जिसको 1 लाख से बढ़ा के कर दिया गया एट प्रेजेंट में, याद रखना 5 लाख रुपए। कभी पढ़ाऊंगा फॉर रेटेड और मनी मार्केट ना, तो डिटेल में और जाऊंगा आप लोगों को। याद रखना सिर्फ एक तरह से, एक तरह के एक जो इंस्ट्रूमेंट है जो बेसिकली जारी करती है बैंक टू रेज मनी फ्रॉम द मार्केट। ओके, सो दीज आर द सिक्योरिटी टू रेज मनी फ्रॉम द मार्केट एंड इशूड बाय द कमर्शियल बैंक, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का जो यूनिट हमारा है वो बहुत पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। बाकी इसमें कहीं भी कुछ अगर डाउट होता है तो मोस्ट वेलकम, वीडियो के नीचे आप कमेंट करके मुझे बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। और कल हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में, डेरिवेटिव क्या होता है उसको बहुत अच्छे से डिस्कस करें, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़िए डेली 9 o'clock पर, जहां मैं लेके आता हूं मंडे, वेडनेसडे और संडे को एबीएम इसका पेपर 1 सीआईबी का, और ट्यूसडे, थर्सडे और शनिवार को मैं लेके कराता हूँ बीएफएम का पेपर 2 कराता हूँ। तो कल मुलाकात होगी। कल है मंडे और कल हम बात करने वाले हैं, सॉरी कल है ट्यूसडे, कल मैं बात करने वाला हूँ किसके बारे में, बीएफएम के बारे में, ठीक है। याद रखना 9 PM पर मुलाकात होती है। सभी लोगों को शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं कल शाम को 9 बजे। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।